अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है बेटा। आज हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में मैंने जब एक्सरसाइज 3.5 हमने शुरू की थी कॉलेज में, तो मैंने आपको बता दिया था कि 3.5 जोन सी है वो एज इट इज़ है रिमेनिंग हमारी जो एक्सरसाइज हैं 3.1 और 3.2 और 3.3 और 3.4 की। उसमें जो मेथड हमने सीखे थे इधर हमने वो सब मेथड अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो ये जो आपके पास क्वेश्चन आ गया है 4x ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5, इसका सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिड्यूसेबल नहीं है, तो इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन में भी अगर हम देखें तो ये दोनों आपके पास जो ओवर में आ रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए तरीकाकार आपके पास इधर मैंने लिख दिया है कि आपने दो कांस्टेंट ऊपर ऐड करने और एक के साथ x मल्टीप्लाई कर देना है। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 और दूसरा है सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करके किसके साथ जो इसका एलसीएम आएगा एक्स स्क्र प्लस 4 और ये सारे एलसीएम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी ये इस साइड पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बच जाएगा 4x प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5। ये इससे कैंसिल हो गया था, इस वजह से ये दूसरा फैक्टर ए एक्स प्लस बी के साथ जाकर मल्टीप्लाई। इसी तरह ये फैक्टर इसको कैंसिल करेगा, दूसरा फैक्टर इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई। बाद में आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो ए एक्स क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको अलहदा कर देना है, जिस तरह मैंने इधर इनको अलहदा किया था। इनको अलहदा करके फिर एक्स स्क्र वाली टर्म्स को अलहदा करना है। फिर आपने उसके बाद एक्स स्क्र वाली टर्म्स को अलहदा करना है, ठीक है। और इसी तरह आपने एक्स वाली और कॉन्स्टेंट्स वाली को अलहदा कर देना है। अब इधर हम देख सकते हैं कि मैंने इनमें से जो एक्स क्यूब वाली थी उनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, एक्स स्क्र वाली में से एक्स स्क्र कॉमन ले लिया और एक्स वाली में से एक्स कॉमन, और पीछे आपका जो कांस्टेंट है वो बच गया। अब इनके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कोफिशिएंट कंपेयर करने से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पावर इधर एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब मौजूद नहीं है, इस वजह से उसका कोफिशिएंट 0 है लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे इसके आपके पास दो कोफिशिएंट हैं जो ऐड हो रहे हैं ए प्लस सी, वो मैंने लिख दिया कि 0 इक्वल है ए प्लस सी के। इसी तरह एक्स स्क्र की बात करें तो एक्स स्क्र में इधर लेफ्ट साइड पे वो भी नहीं है, तो इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 0 और दूसरी साइड पे आपके पास एक्स स्क्र के कोफिशिएंट ये हैं, ये आपने लिख देना इक्वल टू 0। एक्स के कोफिशिएंट इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे है 5a प्लस 4b प्लस 4c, वो आपने इधर लिख दिया। इसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है 5b प्लस 4d, ये कांस्टेंट्स हैं। अब इन कांस्टेंट्स को अगर हम देखें तो आपके पास इक्वेशंस बन गई 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इन चारों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो चारों इक्वेशन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारे पास नाउन है, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास नाउन नहीं है। तो पहले हमने इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम देखें तो ये जो ए है, ए पहली इक्वेशन है ए प्लस सी, दूसरी में भी ए आ रहा है, तीसरी में भी आपका ए आ रहा है, ठीक है, और ए के साथ सी भी आ रहा है। इसका मतलब अगर इधर से मैं ए या सी की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूं तो ए की जगह पे सी आ जाएगा या सी की जगह पे ए आ जाएगा, दो कांस्टेंट एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इधर रहने दो को कांस्टेंट ही थे, इस वजह से इसको हम आगे मज़ीद इस तरह नहीं करेंगे। इससे पहले अगर हम इसमें ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दें या सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दें, दो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के अगर इधर पुट करेंगे तो तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो सबसे आसान काम हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो इधर डी का कोफिशिएंट आपके पास कितना है, डी का कोफिशिएंट इधर आपके पास है जी 1 और नीचे है 4। अगर इनके कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 16a प्लस 4b प्लस 4d। अब इस इक्वेशन का नाम मैंने 5 रख दिया। अब इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन 4 दोनों एक जैसी हैं। अगर हम इन इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास देखें क्या आएगा। ये आ गया आपके पास, ये मैंने दोनों इक्वेशन लिखी। इक्वेशन 5 है आपके पास 16a प्लस 4b प्लस 4d और नीचे 5b प्लस 4d। अच्छा जी,
उसके बाद हमने क्या किया जी, इनको सब्ट्रैक्ट किया था तो ये प्लस माइनस हो गया, इधर 4 में से -5 गया तो -b बच गया, इधर 4d प्लस का 4d माइनस का ये कैंसिल। अब b की वैल्यू आपके पास, b को उठा के आप इधर ले आओगे तो b की वैल्यू आ गई 16a + 1। अब c जो सा है वो हमारे पास, हमें पता है इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी a + c, उसमें से हमने c की वैल्यू निकाल ली है, वो c किसके इक्वल आ गया आपके पास a के। अब इसी तरह b की वैल्यू और c की वैल्यू, इक्वेशन नंबर मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में किसी भी दो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो इधर हमारे पास हमने c की और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी। इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो 5a एज इट इज़, क्योंकि हम b और c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो b की जगह पे 16a + 1 और c की जगह पे -a। इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जानी है 0। इसको जो भी a की वैल्यू आई है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 7 में भी 0 आ जाएगा, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। फिर आपके पास अगर हम देखें तो वही a जो सा है b में भी आ रहा है, b की जगह ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसकी जगह पे अगर आप a की जगह पे 0 पुट कर दोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16 × 0 + 1, b की वैल्यू आ गई 1। अब ये b की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 4, जो कि इक्वेशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं b और d था, इसमें आपने b की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू। ये आ गया 5 × b + 4d, ठीक है, = 1। अब b = 1 है, 5 × 1 5 आ गया और 4d एज इट इज़ 4 इधर जाके क्या हो जाएगा -1 - 5 = -4 और 4d एज इट इज़। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, d = -1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो भी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली हुई है इनको पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद a की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, इसके बाद c की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, b की जगह पे 1 पुट कर दिया और d की जगह पे -1, तो आपके पास ये आगे पार्शियल फ्रैक्शन हो चुकी है। इसके बाद आपने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद अगर हम देखें तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2 का स्क्वायर। ये बेसिकली हमने क्यों किया, हमने ये x² और +4 को, x² + 4 को हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको मैंने स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि tan का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है या tan 1/1 + x², ये किसका आपके पास डिफ्रेंशिएशन थी, tan इनवर्स x की। तो इसलिए अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको दो स्क्वायर्स में बंद कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वो भी मैंने यही काम किया, जो 5 जो सा था उसको ब्रेक करके लिख दिया 4 + 1, 4 स्क्वायर है 2 का, इसको भी हमने x + 2 का स्क्वायर में लिख दिया 1 और +1 का स्क्वायर। अब tan का फार्मूला है आपके पास, जो कांस्टेंट होता है वो 1/2 में आ जाता है और tan इनवर्स x/2 + tan इनवर्स x + 1/1। अब इसके शुरू में भी 1/1 आ सकता है, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से आपने वो 1 नहीं लिखना और बाद में आपने ये जो भी आंसर आएगा इसको इस तरह आपने लिख देना है।